मंच पर उपस्थित इस सत्र के अध्यक्ष माननीय श्री विजय सांपला जी, मंचस्थ सभी विशिष्ट शिक्षाविद, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन देवियों और बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर हम इस सत्र की बात करें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ भारतीय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये चीज कही जाती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ में, वो समय के साथ बदलती हैं, समय के साथ समय की मांग बदलती है, रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, और उसके साथ जो उस मांग को पूरा करने की एक बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो एजुकेशन सिस्टम होता है, उससे भी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस बदलती रहती हैं। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की हम बात करें तो एक टिपिकली उसको हम गुरुकुल परंपरा के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अपने ही फायदे होते थे। आप अगर उसमें गुरुकुल परंपरा में देखें तो बिल्कुल बचपन से ही जैसे बच्चों को जब सिखाया जाता था तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस क्षेत्र में उनको पारंगत किया जाना होता था उसी क्षेत्र में उनको शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा के समापन होते तक वो उस क्षेत्र में अपने एक तरीके से आप कहें एक्सपर्ट माने जाते थे। जो उस वक्त का जो नॉलेज स्पेक्ट्रम होता था गुरुकुल परंपरा के साथ देखें तो वो उस समय की जो रिक्वायरमेंट्स की जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में किसी भी इंसान को करनी होती थी वो उसके हिसाब से बिल्कुल उसके अनुकूल होती थी हमेशा। और वहां उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी, उस आज से अगर हम काफी साल पहले की हम बात करें तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप की जो इश्यूज थे वो उस वक्त नहीं थे। जिसके पास एक तरीके का काम था वो उसी तरीके के काम में कंटिन्यू रहता था, उसी में वो पारंगत होता था। लेकिन अगर हम समय के साथ कहें तो समय के साथ ये सारी परंपराएं बदलती चलती हैं, समय के साथ रिक्वायरमेंट बदलती चलती हैं, और वो उस वक्त का जो समय था वो एक टीचर सेंट्रिक सिस्टम होता था जो गुरुकुल परंपरा में हम बात करें। तो आज के दिन में अगर हम बात देखें तो एक शिफ्ट हुआ है जो टीचर सेंट्रिक से शिफ्ट होके आज धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम जब टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ ध्यान देते हैं तो आज के दिन में पहले एक गुरु होता था जो हमें सिखाता था, एक क्लासरूम टीचिंग होती थी, गुरु आपकी बातें बताता था, स्टूडेंट्स के तौर पे आप उसको सुनते थे, समझते थे। लेकिन आज के दिन में जब अगर हम उसको टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टर्म्स में हम उसको कोरिलेट करना चाहें तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। आप एक तरह से कह लें कि आज का समय जो है, आज का दौर है, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का भी दौर कहा जा सकता है। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं। पहले सिर्फ एक शिक्षक होता था, वो अपनी बात बताता था और विद्यार्थी उन्हीं की बात सुना करते थे। लेकिन आज के दिन में जो अगर हम देखें तो जो शिक्षा का माध्यम है या जो शिक्षा की जानकारी है वो कई माध्यमों से मिलती है, और जब कई माध्यमों से मिलती है तो अलग अलग तरीके की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर हम इसमें एक मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को जब हम एक तरीके से कंसोलिडेट करने की बात करते हैं तो इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो एक लेटरल थिंकिंग एबिलिटी जो किसी भी स्टूडेंट में इनकलकेट करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। उनको एनालिटिकल स्किल्स देना ताकि वो जो उनको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो अपने उनके लॉजिक के तौर पे सबसे बेहतर है उसको सेलेक्ट कर सकें। और जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया का भाग बनना पड़ता है। तो एक डिसीजन आपको लेने की जो क्षमता है वो आपके उम्र के जल्दी पड़ाव से ही हम शुरू कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती है, और जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी मल्टी सेगमेंटेड डेवलपमेंटल अप्रोच की तरफ बढ़ने लगती हैं। और जब हम मल्टी सेगमेंटेड डेवलपमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसमें एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है। तो अगर हम एक तरीके से अगर हम डिफाइन करें टाइम फॉर टेक्नोलॉजी टू प्रोडक्ट एंड कैपेबिलिटी फॉर एब इनिशियो प्रोडक्ट डेवलपमेंट विद कंप्लीट बैकग्राउंड नॉलेज, जब तक कि ये एक चक्र पूरा नहीं होता है कोई भी जो डेवलपमेंट हम करते हैं उसको सक्सेसफुल पार्शियल सक्सेस ही हम कह सकते हैं जब तक कि उसकी निहित जानकारी है जो हम कहें बेसिक जानकारी उस विषय की होती है वो अगर हमारे पास नहीं होती है। एंड अगर हम ये कहें ये जो चक्र होता है, अगर हम ये एक तरीके से एक व्यू पॉइंट ये भी है कि ये जो चक्र होता है वो सस्टेनेबिलिटी का जो बैकबोन कहा जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी को कई तरह से हम परिभाषित करते हैं।
एक हम इसको ये भी कहते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी है दैट इज एन अमेलगमेशन ऑफ अप्रोचेस एंड थॉट प्रोसेसेस, एंड आल्सो सस्टेनेबिलिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग प्रोसेस विद द टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ अपने कदम पे कदम नहीं रख पाएंगे तो उसको अगर हम आगे के तरह भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाने में हमेशा हमारे हाथ में कुछ लिमिटेशन रह जाएंगी। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए आखिर इसमें चाहिए क्या होगा हमें? सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए चाहिए क्या हमें? एक तरीका है, हम जो हमारी अभी की पद्धति है हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन करें। इम्प्रोवाइजेशन हमेशा एक स्लो प्रोसेस होता है, टाइम उसमें ज्यादा लगता है, रिजल्ट्स या हम जो कहें उसका आउटपुट होता है वो काफी स्लो ग्रोथ में मिलता है, और चाहे जितना भी लगे लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो उसके प्रोपोर्शन में काफी ज्यादा होता है। तो अगर हम ये बात करें सस्टेन करने के लिए अपने को, तो कुछ हद तक हमें इम्प्रोवाइजेशन की भी जरूरत है, बिकॉज किसी भी सिस्टम में एक मोनोटोन सिस्टम नहीं बनाया जा सकता है। तो इम्प्रोवाइजेशन की भी अपनी एक आवश्यकता है, लेकिन साथ ही अगर हम कहें तो इनोवेशन को भी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिसमें आपको जिस विषय में भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काफी जो डीप नॉलेज हमें उस विषय का होना जरूरी है। और जो कहें हम नॉलेज डेप्थ, ब्रेड्थ ऑफ द नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ द नॉलेज, अगर हम दो तरीके से उसको परिभाषित करें तो डेप्थ ऑफ द नॉलेज जो है वो इसमें काफी समय लगता है, लेकिन अगर हम इस तरीके की चीजों को सस्टेन करना चाहें तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर। ऑल्सो जिस तरीके से हमारे पास आज के दिन में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनके साथ कन्वर्जेंस होना वो भी एक आवश्यक क्षेत्र है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी प्रक्रिया तभी सस्टेनेबल होती है जब उसका आगे लोगों को ज्यादा लोगों को उसके ऊपर उससे वो अपने को रिलेट कर पाते हैं। उससे हमें आगे क्या मिलेगा, क्या हम कर पाएंगे अपने लिए, अपने समाज के लिए। साथ ही एक जो सस्टेन करने के लिए किसी भी सिस्टम को जरूरत है वो है आपको एंटरप्रेन्योरशिप कम से कम एज के साथ में, जिसमें जो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस फॉर सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स। कई बार होता है हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, वो उन पे काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें कि वो अपने सोचे हुए विषय पे काम करें, ताकि उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़े, उनकी एनालिटिकल स्किल बढ़े, उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो जब उस एज पे पहुंचे जब वो या तो एंटरप्रेन्योर हो या जब वो एम्प्लॉयड हो, उस वक्त वो उसी कैपेबिलिटी के साथ अपना डिसीजन ले सकें। इसके लिए एक और चीज जरूरी है कि जब हम इस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं या हम इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन रोज नहीं होते हैं, उसमें उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, अपनी एक उसका एक समय लगता है उसमें। तो इस तरीके के जो प्रयास होते हैं उन प्रयासों को पुरस्कृत करना या उनका मान करना वो भी एक आवश्यक चीज हो जाता है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च के साथ फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। जो इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिसर्च का टॉपिक बनाया जा सकता है, रिसर्च के टॉपिक को कई हिस्से में ब्रेक किया जा सकता है। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही वक्त पे सही एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसको भी एक इंडस्ट्री क्लस्टर्स के साथ मिला करके उसको डायनेमिक करने की भी जरूरत होनी चाहिए। और जो हमारे एक्सपर्टीज हैं, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हो, ज्ञान जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के पास अगर किसी विषय का ज्ञान नहीं है, इंडस्ट्री में उसका ज्ञान है, तो इतनी ये सुविधा होनी चाहिए कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ भी उनको कोऑप्ट करके जो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ उनको एक्सपोजर दिया जा सके। ये एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए अगर हम शिक्षा को सस्टेनेबल बना रहे हैं। गुरुकुल परंपरा की अच्छाइयों को उठाते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको इंटीग्रेट करते हुए फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री वेयर वी हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। Thank you very much, and thank you for giving me this opportunity. Thank you very much.